हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का इकाई फर्स्ट का प्रमुख अवधारणाओं का न्याय चैप्टर शुरू करेंगे। आप सभी ने ग्रुप में देखा ही होगा कि पॉलिटिकल का कोर्स आ गया है, 40% कम हो गया है। तो उसमें से इस प्रमुख अवधारणाओं में से न्याय है, शक्ति है, एक धर्म हटा दिया गया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे न्याय क्या है, जस्टिस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्टिस। अब ध्यान से बेटा सुनना आप और देखना भी सही। न्याय की अवधारणा। न्याय किसे कहते हैं? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना व दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने उसको दिया गया जो कार्य है या जो उसका अपना निश्चित कार्य वो करता है और दूसरे के कार्यों में दखल नहीं देता, दखल यानी हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वही क्या है? न्याय। न्याय को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक व राजनीतिक जो विचारक थे प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का एक आत्मीय गुण माना था, आत्मा का गुण माना था। प्लेटो के अनुसार न्याय वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में ही अपना भला ढूंढता है। न्याय क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना व दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना क्या है? न्याय। सबसे पहले न्याय को समझाने का प्रयास किसने किया? प्लेटो ने किया। प्लेटो के अनुसार न्याय वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपनी भलाई, सबकी भलाई में ही अपना भला ढूंढता है। मतलब सबका भला होगा तो उसका भी भला हो जाएगा। न्याय को प्लेटो ने आत्मा का गुण माना। प्लेटो के न्याय संबंधित विचार। प्लेटो ने न्याय के संबंध में अपने क्या विचार प्रकट किए वो ध्यान से सुनो। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। यानी प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो वह क्या है? न्याय। प्लेटो ने एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए रिपब्लिक के अंदर अब पुस्तक के सेकंड, थर्ड और फोर्थ में वह रोचक विश्लेषण करता है, इस न्याय के बारे में बताता है। प्लेटो ने न्याय के कितने रूप माने हैं? 2। व्यक्तिगत न्याय और सेकंड होता है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो प्लेटो के अनुसार न्याय के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिपब्लिक। प्लेटो के अनुसार न्याय के कितने रूप हैं? 2। एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य और तृणा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। आत्मा के 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और तृणा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही व्यक्ति, राज्य और समाज में कितने वर्ग स्थापित होते हैं? 3। पहला वर्ग होता है शासक वर्ग। आत्मा के 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और तृणा। तो शासक वर्ग जो होता है उसके अंदर बुद्धि का अंश क्या होता है? सर्वाधिक पाया जाता है। बुद्धि का अंश सर्वाधिक है। दूसरे तत्व भी है लेकिन बुद्धि की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। समाज में 3 वर्ग, सैनिक वर्ग और रक्षक जो वर्ग होता है उसमें शौर्य व साहस है ना, शौर्य व साहस की अधिकता होती है, यानी सेकंड तत्व की अधिकता है। और उत्पादक व सहायक वर्ग जो है जिसमें तृणा व इच्छा तत्व की अधिकता होती है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय जो है मनुष्य की आत्मा का गुण है, उसमें 3 गुण पाए। किसी आत्मा में 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और तृणा या इच्छा। शासक वर्ग के अंदर 3 वर्ग होते हैं समाज में, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में बुद्धि की अधिकता, सैनिक वर्ग में शौर्य की अधिकता, व उत्पादक वर्ग में तृणा या इच्छा की अधिकता तत्व पाया जाता है। राज्य में जो व्याप्त न्याय होता है समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। प्लेटो का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत नहीं है न्याय का। तो प्लेटो का
प्लेटो की अवधारणा आपको समझाई, एक बार फिर ध्यान से समझ लो। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना क्या है? न्याय। न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण बताया है प्लेटो ने। और प्लेटो के अनुसार समाज में दो प्रकार का न्याय होता है। न्याय के कितने रूप है? दो। एक व्यक्तिगत न्याय, एक सामाजिक या राज्य द्वारा प्रदत्त न्याय, राज्य से संबंधित न्याय। समाज के तीन वर्ग स्थापित होते हैं आत्मा के गुण के आधार पर। बुद्धि, आत्मा के तीन गुण बताए मुख्य रूप से बुद्धि, शौर्य और तृण। तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। राज्य में जो व्याप्त न्याय है समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। और प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले न्याय को समझाने का प्रयास किसने किया? प्लेटो ने। प्लेटो कौन था? यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। अब हम सेकंड पढ़ेंगे अरस्तु। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए। अरस्तु के अनुसार क्या है न्याय? न्याय का सरोकार यानी मतलब मानवीय संबंधों का नियमन है। मनुष्य के संबंध किस प्रकार से हैं? मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप प्रस्तुत किए हैं, विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार शक्ति व संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात करता है। यह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। उसके अनुसार व्यक्ति के अंदर, देखो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुसार ही उसको शक्ति मिलनी चाहिए। वह इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि सत्ता भी उसी के पास होनी चाहिए जिसके पास योग्यता है। यह आनुपातिक समानता का पक्षधर है कि जिसमें जितनी योग्यता हो उसको उतना ही जिसमें जितनी योग्यता है उसको उतनी ही शक्ति मिले। सेकंड है सुधारात्मक न्याय। ऐसा न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है कि व्यक्ति के जो अधिकार है नागरिकों के, उसको अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन करने से रोका जाए। तो राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। अरस्तु के न्याय संबंधित विचार क्या हैं? एक बार वापस समझो। मानवीय संबंधों के नियमन से है। न्याय का तात्पर्य मानवीय संबंधों का नियमन। अरस्तु दो प्रकार के न्याय की बात करता है, विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। विवरणात्मक न्याय के अनुसार वह बताता है कि शक्ति व संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप होना चाहिए। जिसमें योग्यता है उसी को शक्ति मिलनी चाहिए। सुधारात्मक न्याय के अनुसार ऐसे न्याय से है जो व्यक्तियों, नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार या नागरिकों के अधिकार अन्य व्यक्तियों के द्वारा रोके नहीं जाएं या छीने नहीं जाएं। राज्य का उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के जीवन की, संपत्ति की, सम्मान की, स्वतंत्रता की रक्षा करे। तो ये सुधारात्मक न्याय, इसको हम बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधित विचार। ये तो प्राचीन काल के हो गए, अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधित। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ द गॉड में लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। यानी जहाँ पर न्याय नहीं है जिस राज्य में, वह राज्य न होकर केवल चोर डाकुओं की जो है ना खरीदने और बेचने का जगह है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार, उनकी पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ द गॉड। जिन राज्यों में, उनके अनुसार उन्होंने लिखा है न्याय के संबंध में, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, न्याय नहीं मिलता है, वे केवल चोर व उचक्कों की खरीद व फरोख्त है। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही संत ऑगस्टाइन क्या मानते हैं? न्याय मानते हैं। कि व्यक्ति के द्वारा जो राज्य है ईश्वर का, उसके प्रति अपने कर्तव्य का जो पालन करे, वह क्या है? न्याय। इसी प्रकार मध्यकालीन विचारक थॉमस एक्विनास के अनुसार
न्याय एक सुव्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन को व्यतीत करने। न्याय क्या है? व्यवस्थित और अनुशासित व्यक्ति जीवन व्यतीत करे और कर्तव्यों का पालन करे, उसी में निहित है। जिनकी व्यवस्था, जो भी राज्य संबंधी जो व्यवस्था है वो मांग कर रही है, तो मनुष्य उसी प्रकार व्यवस्थित अनुशासित जीवन जिए और कर्तव्यों का पालन करे, वही क्या है? न्याय। मध्यकालीन विचारक संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन के अनुसार क्या है? ईश्वर का जो राज्य है उसके प्रति कर्तव्य का पालन ही न्याय है। थॉमस एक्विनास के अनुसार व्यक्ति एक सुव्यवस्थित और अनुशासित जीवन जिए और अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वो क्या है? न्याय। जिसकी व्यवस्था कौन कर रही है? मांग कर रही है। जिसकी व्यवस्था मांग करती है। अब आधुनिक काल में न्याय संबंधित अवधारणा। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि ये नियम वे ही हैं जो सर्वहित में है, और उन नियमों का यदि व्यक्ति पालन करता है तो वह क्या है? न्याय है। डेविड ह्यूम के अनुसार ऐसे नियम जो नियमों की पालना मात्र क्या है? न्याय, जो सभी के हित में बने हुए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर उपयोगिता ही क्या है? न्याय का मूल मंत्र। अब ये आधुनिक काल हो गया। अब है जॉन रॉल्स के न्याय संबंधित विचार। जॉन रॉल्स ने, अभी हमने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है? फर्स्ट स्टार्टिंग हमने की है प्लेटो ने न्याय संबंधित विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना व अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बनाए, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक या राज्य संबंधित न्याय। उसके बाद हमने अरस्तु को पढ़ा। अरस्तु ने क्या बताया? अरस्तु के अनुसार मानवीय संबंधों के नियमन का अर्थ न्याय है। उसने विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय के दो रूप बताए। फिर मध्यकाल के दो विचारक संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है, और थॉमस एक्विनास के अनुसार व्यवस्थित व अनुशासित जीवन जीना व राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। उसके बाद आधुनिक काल में स्टुअर्ट मिल का देखा हमने, जिसमें उपयोगिता को ही न्याय का मूल मंत्र माना है, और जबकि डेविड ह्यूम के अनुसार नियमों की पालना मात्र ही क्या है? न्याय। अब हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधित विचार। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक है जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस, न्याय यानी जस्टिस। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। जॉन रॉल्स न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। सबसे पहले तो जॉन रॉल्स के ने अपनी पुस्तक का नाम बताया द थ्योरी ऑफ द जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस। उसने सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है, और उनके अनुसार जॉन रॉल्स के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं न्याय के संबंध में, कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, कि व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दी जाए ताकि वह खुद की स्वतंत्रता की क्या कर सके? सुरक्षा या रक्षा कर सके। सेकंड है, दो नैतिक सिद्धांत क्या है? सेकंड है, व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाए जो सबके लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। व्यक्ति व राज्य द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए जाएं ताकि इस तरह की सामाजिक व आर्थिक स्थितियां उपलब्ध हो, ताकि सभी के लिए क्या हो? कल्याण हो, सभी व्यक्तियों का विकास हो, तो न्याय विद्यमान हो जाएगा सबकी प्रगति के लिए वह। और इसीलिए वह सबकी प्रगति के लिए जॉन रॉल्स अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। तो जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार में दो नैतिक सिद्धांतों पर प्रतिपादित करते हैं कि एक तो अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सेकंड है, राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां उपलब्ध हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, और इन सब के लिए वह अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो जॉन रॉल्स, किसने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन रॉल्स ने। कौन से दो नैतिक सिद्धांत दिए? एक तो अधिकतम स्वतंत्रता का दिया, और ऐसी राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे ताकि सभी का क्या हो? कल्याण हो।
फिर हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। तो सर्वधर्म का भाव हमारे भारतीय, आप समझ भी सको, सब हमारे भारतीय दर्शन में बताया भी गया है कि सभी को, व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो सर्वधर्म मतलब अपने धर्म, निज धर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है, उसको पता चलता है कि उसको अपने क्या क्या कार्य करने चाहिए। और जब व्यक्ति अपने सर्वधर्म का पालन कर लेता है तो समाज में अव्यवस्था हो ही नहीं सकती। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव, ये हमारे प्राचीन जो चिंतक है राजनीतिक, उन्होंने राज्य व्यवस्था में न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अब हम पढ़ेंगे न्याय के विविध रूप। जो अलग अलग हमने विचारकों के विचार पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे, बस लास्ट में पढ़ेंगे न्याय के विविध रूप, कौन किस किस प्रकार के न्याय होते हैं। तो सबसे पहले है नैतिक न्याय। जब व्यक्ति का आचरण, सबसे पहले नैतिक न्याय में क्या होगा, नैतिक गुण होते हैं करुणा, दया, अहिंसा और सदाचार, और इस तरह के नैतिक गुण होते हैं। तो जब व्यक्ति का आचरण क्या होता है, सदाचारी होता है, तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। मतलब अब नैतिक गुणों का पालन करता है, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, इस प्रकार के अगर व्यक्ति अच्छे गुणों का पालन करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नैतिक आचरण सही है, सदाचारी गुण है उसमें, तो नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से क्या हो, परे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्याय के विरुद्ध माना जाता है। तो ये सबसे पहले कौन सा न्याय होगा, नैतिक न्याय। जब व्यक्ति का आचरण नैतिक न्याय के सदाचारी हो तो वह नैतिक न्याय के अनुरूप है। सदाचारी न होकर नैतिकता से परे हो तो वह न्याय के विरुद्ध माना जाता है, इसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। तो न्याय के अलग अलग रूप या विविध रूप या प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नैतिक न्याय, फिर सेकंड हम पढ़ेंगे कानूनी न्याय। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल है जिसका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं, कि अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको किसी प्रकार की सजा का प्रावधान होता है। तो ये होता है कानूनी न्याय। वे सभी नियम और कानून हैं जिसका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण या पालन करते हैं। कानूनी न्याय दो बातों पर बल देता है। कानूनी न्याय के लिए भी कौन सी दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो बातें इंपॉर्टेंट। एक तो सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाए वह कैसे होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए, ताकि आम जनता उसका पालन कर सके या नागरिक उसका विरोध ना करे। सेकंड है, सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। तो कानूनी न्याय की दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सरकार द्वारा न्यायोचित कानून बनाने चाहिए और उनको सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए, तभी कानूनी न्याय सफल है। नैतिक न्याय समझ में आ गया। जब व्यक्ति का आचरण सदाचारी होता है तो वो नैतिक न्याय के अनुरूप है, नैतिक न्याय। और जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है तो वह कानून नैतिक न्याय के विरुद्ध है। कानूनी न्याय ऐसे नियम और कानून जिनका व्यक्ति नागरिक स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। इसके लिए एक तो सरकार द्वारा न्यायोचित कानून बनाए जाए और उनको सही ढंग से लागू किया, न्यायपूर्ण ढंग से इन ऐसे कानूनों को लागू किया जाए। और अगर कोई इसका खंडन करता है, तोड़ता है, तो उनके दंड का प्रावधान होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, और सभी का कल्याण या सभी के कल्याण पर आधारित होना चाहिए। ये कब मिलता है व्यक्ति को राजनीतिक न्याय, जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है जिसमें सभी व्यक्तियों को समता और समानता, मतलब राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है, सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। और यह केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भी या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही संभव है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय। यह न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति आपस में भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जाति पाति प्रथा, इन सब का विरोध होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये सामाजिक न्याय, बिना राजनीतिक न्याय के सामाजिक न्याय प्राप्त करना भी संभव नहीं है। समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक समानता
की समाज में स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब आर्थिक संसाधन मतलब पूंजी जो है या आर्थिक संसाधन या आय जो मतलब कमाने के जो साधन हैं उन पर सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सभी मतलब आर्थिक संसाधनों का वितरण सभी में समान रूप से हो। यह अमीर व गरीब के बीच की खाई को क्या करता है, कम करने पर बल देता है। और जब किसी राज्य में आर्थिक व सामाजिक न्याय मौजूद है तो वह एक कल्याणकारी राज्य सिद्ध होता है। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक समानता की समाज में स्थापना करना। इस आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। तो बेटा अभी हमने ना न्याय के क्या पढ़े हैं, विविध रूप। न्याय के विविध रूपों में हमने सबसे पहले पढ़ा कानूनी न्याय, नैतिक न्याय, नैतिक न्याय, फिर सेकंड कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में है समानता व समता पर आधारित होना चाहिए, सभी का कल्याण होता है इससे, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए। सामाजिक न्याय में सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। और आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक समानता की समाज में स्थापना की जानी चाहिए। तो न्याय के विविध रूप कितने रूप है, 5 रूप। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। ओके बेटा, ये चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया है। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बुक में से इसको पढ़ना और इससे क्वेश्चन आंसर समझने की कोशिश करना और याद करना। मैं कंप्लीट करती हूँ इसको, ठीक है। ओके बाय।